नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में हालात बहुत ही विकट हो चुके हैं और अब जो तमाम परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं उसमें मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन से बेटर विकल्प और कुछ नहीं हो चुका। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जितने भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जितने भी हैशटैग्स चल रहे हैं, उनमें प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल बहुत टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने मांग कर डाली है कि पश्चिम बंगाल के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस मामले में पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये बताया था जब हम लाइव मिले थे कि पश्चिम बंगाल को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है वो भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि नरेंद्र मोदी के जिस आक्रामक रूप को लोग पसंद करते हैं उससे अलग ही वो कुछ जा रहे हैं और इसी वजह से लोगों में भावनाएं अब उस तरह की नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं रही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। इसके अलावा बीजेपी ने इस पूरे मामले में एग्रेसिव तरीके से अप्रोचफुल नहीं दिखाया है अपना रवैया। उन्होंने एक फॉर्मल होता है कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इस तरह की बातों पर फोकस किया है, किसी एक्शन की बात नहीं हुई है। जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। वो 1 बाय 1 उन लोगों के घरों पर जा रहे हैं, उन तृणमूल कार्यकर्ताओं के घरों पर जा रहे हैं जो टीएमसी के गुंडों की हिंसा का शिकार हुए। उन लोगों को घर में घुसकर मारपीट की गई, किसी की हत्या कर दी गई। अब तक जो आंकड़ा आया है अधिकृत रूप से वहाँ के मीडिया के हिसाब से 12 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। और ये एक ऐसा इतिहास है, काला इतिहास है, जो आज तक देश के आज़ादी के बाद के इतिहास में कभी नहीं दोहराया गया। जेपी नड्डा कैलाश विजयवर्गीय के साथ जब पहुँचे पश्चिम बंगाल तो उन्होंने यही बात कही कि इस तरह का माहौल हमने आज़ाद भारत में कभी नहीं देखा। गुंडे घर में घुस रहे हैं। उनके एक पदाधिकारी थे बीजेपी के, हरन अधिकारी, उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, उनकी पत्नी के दांत तोड़ दिए गए। इसके बाद उन्हें घसीटकर घर से बाहर लाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। जेपी नड्डा ने कहा कि वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए और ये लड़ाई इस तरह की बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो बीजेपी के प्रत्येक उस कार्यकर्ता से मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे जो तृणमूल की इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी इसमें थोड़ा सा नाटक शुरू किया। उन्होंने आज गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर वगैरह अधिकारियों के साथ एक बैठक की और स्थिति को रिव्यू किया, लेकिन इसका अभी कोई आउटकम नहीं आया है। कि ममता बनर्जी ने अभी तक ये भी नहीं कहा है कि जो लोग इस तरह की हिंसा कर रहे हैं वो हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। ना ही उन्होंने ये कहा है कि जो लोग इस तरह की हिंसा कर रहे हैं और घरों में घुसकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को या उनके वोटर्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसा कोई भी बयान ममता बनर्जी ने अब तक नहीं दिया है। मुझे लग रहा है कि उनकी मूक सहमति है और वो चाहती हैं कि ऐसा ही रूप सामने लोगों के आए, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं अपने भाषणों में कि जब अगर इस बार मेरी सरकार फिर बनती है तो मैं इन बीजेपी वालों को देख लूँगी। तो उनके कार्यकर्ता बिल्कुल खरे उतर रहे हैं अपनी दीदी के वैचारिक जो उनका एक प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से, उनके मापदंडों के हिसाब से। ममता बनर्जी का ये जो नाटक हुआ मीटिंग वगैरह करने का, इसका क्या आउटकम है ये कुछ समझ में नहीं आया। अलबत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ज़रूर फ़ोन पर बात की और वहाँ के हालात के बारे में जायज़ा लिया। ये सब एक फॉर्मल है। होना तो ये चाहिए था कि जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं उन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की संस्तुति कर देनी चाहिए थी और नरेंद्र मोदी को मान लेना चाहिए था। कम से कम 6 महीने के लिए तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाई देते, कोर्ट कचहरी होती तो देखा जाता, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भागती ममता बनर्जी, कुछ भी होता। लेकिन ये सबक तो दिया जाना चाहिए। देश में इस समय ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल में उस तरह की राजनीति का बिल्कुल भी माहौल नहीं है जो उसूलों की राजनीति होती है, जो मोराल की, जो आदर्शों की राजनीति होती है, इसका वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ममता बनर्जी खुद इसी व्यवस्था के खिलाफ सत्ता में आई थी और अब इसी व्यवस्था का वो हिस्सा बन गई हैं और वहाँ पर पूरी तरह से जंगल राज कायम हो गया है। महिला आयोग है जो देश का, उसने इस पर चिंता जताई और अध्यक्ष हैं रेखा वर्मा, उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया है, इस पर उन्होंने गंभीरता दिखाई है। महिला आयोग के कहने से कुछ होता हुआ था है नहीं। हाँ, इस बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान है वो मुझे अच्छा लगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी भी इलाके में
लोगों की जीवन रक्षा करने की जिम्मेदारी वहाँ के प्रशासन की होती है, सरकार की होती है। अगर किसी की भी जान जा रही है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये इनकी बहुत ही मैच्योर बात मुझे लगी है। इसके अलावा सीताराम येचुरी ने भी आलोचना की। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस तरह की ये जीत का जश्न है तो फिर ऐसी पद पाने से, ऐसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने से तो बेटर है कि आप इस्तीफ़ा ही दे दें। इस तरह की बातें की जा रही हैं। इस बारे में एक तगड़ा डेवलपमेंट और हुआ। कंगना रनौत ने, फिल्म अभिनेत्री ने कुछ ट्वीट किए। वो अक्सर ट्वीट करती रहती हैं और उन्हें मोदी के समर्थकों में गिना जाता है। उन्होंने ये कहा कि लोग मोदी जी को तानाशाह बताते हैं और ममता बनर्जी को सेकुलर बता रहे हैं। देखिए कैसी सेकुलर हैं ममता बनर्जी, किस तरीके से उनके लोग घरों में घुस कर लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। और कंगना रनौत ने राष्ट्रपति शासन की मांग सबसे पहले की थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलने लगा। लेकिन बाद में कंगना रनौत का जो ट्विटर अकाउंट है उसको ट्विटर ने बैन कर दिया। एक बात मैंने अक्सर देखी है ट्विटर पर कि जैसे ही कोई मोदी के समर्थन में कुछ इस तरह की मुहिम करता है या प्रधानमंत्री के समर्थन में या बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ ऐसी मुहिम चलाते हैं तो ट्विटर एक्शन उठाने में बाज नहीं आता। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट कई बार सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन स्वरा भास्कर का ट्विटर अकाउंट ऐसे ही चल रहा है। महुआ मित्रा जो कि बहुत ही बड़बोली सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, उनके ट्विटर अकाउंट अगर आप देख लें, उनकी ट्वीट्स जो देख लें तो वो बेहद आक्रामक हैं। वो बेहद, उनकी जो फील है, उनकी जो सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अलबत्ता महुआ मित्रा के पिछले कुछ ट्वीट्स से ये ज़रूर लगने लगा है कि उन्हें भी इस बात की सेंस हो रही है कि अगर बंगाल के हालात नॉर्मल नहीं हुए तो बीजेपी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में इसकी आशंका जाहिर भी कर दी है। ये उनके अंदर का चोर है, उनके अंदर का जो वहम है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो डर है उनके अंदर का, वो सामने आ रहा है। इसलिए वो समझ रही हैं कि अगर ये नहीं रुका तो यहाँ पर निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी तमाम नेता हैं उन लोगों ने, किसी ने भी ये अपील नहीं की है कि भाई ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। टीएमसी के एक भी विधायक सांसद का मैंने देखा नहीं कि कहीं सोशल मीडिया पर बयान आया हो कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मूक सहमति है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जो ये रिवेंज वाला मामला है ये प्री प्लान्ड है। इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये है कि पश्चिम बंगाल में जो फाइट हुई है इतनी कड़ी हुई है, इतनी संघर्षपूर्ण हुई है। मैंने कुछ आंकड़े निकाले तो देखा कि बड़ी दिलचस्प आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। सीधी नेक टू नेक फाइट हुई है, सीधा टीएमसी वर्सेस बीजेपी रहा है और लगभग मेरे ख्याल में 70 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर 5000 के कम अंतर से जीत हार हुई है, चाहे वो टीएमसी की हो चाहे वो बीजेपी की हो। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रही है। और बीजेपी के जो एक विधायक बने हैं निशित प्रामाणिक, जो सांसद भी रहे हैं दिनहाटा से, उन्होंने तो केवल 57 वोट से टीएमसी के उदयन गुहा को हराया। ये एक बड़ा ही नज़दीकी आंकड़ा है। इसके अलावा जहां सबसे बड़ी जीत की अगर बात करें, जो रिकॉर्ड जीत हुई है, वो सबसे बड़ी जीत मालदा में हुई है, जो टीएमसी के अब्दुल गनी ने कांग्रेस के ईशा खान चौधरी को 1,30,163 वोटों से हराया है। ये बड़ी मार्जिन है और ये शो करती है कि मुसलमानों ने किस तरीके से ममता बनर्जी के फेवर में एक तरफा वोटिंग किया है। और अगर जीत के अंतर की मैं बात करूँ, अगर ऑन एवरेज देखें तो 292 सीटों पर जो जीत का अंतर सामने निकल कर आता है वो 26,963 का है। इट्स बिग मार्जिन, यानी कि जहाँ पर भी जीत हार हुई है टोटल अगर माना जाए तो वो बड़े अंतर से हुई है। ख़ासतौर से टीएमसी के जो प्रत्याशी जीते हैं वो बड़े भारी अंतर से जीते हैं और टीएमसी के प्रत्याशियों की जीत का जो अंतर है उसका औसत है 31,760 वोट और बीजेपी के जो जीत का औसत है वो 14,010 है। यानी कि जहां भी बीजेपी को जीत मिली है कांटे के मुकाबले में मिली है और जहां भी टीएमसी जीती है वो एक तरफा जीती है, बिल्कुल एक तरफा हुआ है। और शायद यही वजह है कि अब कोई भी ईवीएम के पर लेकर सवाल नहीं उठा रहा है। ममता बनर्जी को भी ईवीएम ठीक नज़र आ रही हैं। एक जगह जहां वो खुद हारी हैं नंदीग्राम में, बस उन्हें वहीं गड़बड़ नज़र आ रही है और कोर्ट जाने की तैयारी वो कर रही हैं। लेकिन जो हालात हैं दोस्तों वहाँ के बहुत ही नाजुक हैं।
और मैं लगातार इस पर वीडियो बना रहा हूँ, लगातार ट्रैक कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 90s में कभी कश्मीर में बवाल शुरू हुआ था, फिर वहाँ से जो कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ था, कहीं ऐसा ही हमें पश्चिम बंगाल में देखने को ना मिले। भगवान करे पश्चिम बंगाल के लोग सेफ़ रहें और इस हिंसा से लोग उभरें। और मेरा मानना है कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता है, उन्हें भी इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। उन लोगों की आलोचना की जानी चाहिए जो इस तरह की राजनीतिक हिंसा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब मैं लाइव आता हूं तो आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।